नमस्कार, मैं कुलदीप सरदार। बनारस में कई बनारस हैं, लेकिन जो लोग दो में विभक्त करने की आदत में होते हैं वो कहते हैं कि बनारस में दो बनारस है, एक उस पार का बनारस है और एक इस पार का बनारस है। अभी हम दूसरी तरफ, बनारस के दूसरी तरफ खड़े हैं। उस पार सारे पर्यटक स्थल टूरिज्म के लिहाज से जो विकसित है, जो ज़्यादा लोग जहाँ आते हैं, सारे होटल सारे घाट उस तरफ हैं। ये इलाका अभी जहाँ हम हैं ये रामनगर का किला है और यहाँ से गंगा के इस तरफ लोग कहते हैं कि इसमें एक वर्ग संघर्ष भी है, एक वर्ग की क्लास डिफरेंस भी है जो दिखता है। उधर थोड़ा अभी चीज़ें सोफिस्टिकेटेड हो रही हैं, हो गई हैं। इधर का बनारस अभी थोड़ा ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। ये रामनगर है जो बनारस में आता है, इसके ठीक पीछे सटा हुआ चंदौली ज़िला है जिसकी मुगल सराय विधानसभा लगती है। तो रामनगर का ही कुछ हिस्सा चंदौली ज़िले में चला गया है। 1997 में चंदौली ज़िला बना था। तो ये गंगा के, ये रामनगर किले से आप इस वक्त गंगा को देख रहे हैं और वो सामने जो पुल है उसकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। अमितेश दिखाएं कि ये जो पुल है इसको विश्व सुंदरी पुल कहा जाता है और ये इसलिए क्योंकि जिस साल सुष्मिता सेन जिस साल विश्व सुंदरी बनी थी उसी साल ये पुल बनना शुरू हुआ था। उस समय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन इस बात को अब दशक बीत गया है लेकिन ये पुल अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अभी भी काम अधूरा पड़ा हुआ है। उसके ठीक नीचे पीपे का पुल है। पीपे का पुल की कहानी आप जानते हैं कि पीपे का पुल क्या होता है, हमने इससे पहले के फेसबुक लाइव में बताया है। तो वो पीपे के पुल से आवाजाही होती है, उसके पीछे एक पुराना पुल है जहां से होकर के हम आए हैं। तो ये जो नावें इधर खड़ी हैं ये दशाश्वमेध घाट से और बाकी घाटों से भी यहाँ तक आती हैं और यहाँ किनारे पर लगती हैं और इस किले में लोग घूमते हैं। ये किला बनारस नरेश का है। काशी नरेश ने 1750 ईस्वी में बनवाया था और कहते हैं कि काशी में 3 राजा हैं। तो इस किले के मतलब गंगा के इस पार आकर बनाने की ज़रूरत इसलिए काशी नरेश को पड़ी क्योंकि उस तरफ के राजा धार्मिक मान्यता के हिसाब से बाबा विश्वनाथ हैं, दूसरे काशी में डोम राजा हैं और तीसरे राजा काशी नरेश है। तो आखिरी राजा यहाँ के अनंत नारायण सिंह रहे। तो ये हिस्सा जो है जहाँ पर हम खड़े हैं ये अभी भी राजा के ही कंट्रोल, उनके परिवार के ही कंट्रोल में है और एक हिस्सा पुरातत्व विभाग के पास है। तो चूंकि आपने इसके डिस्क्रिप्शन में ये लिखा है, देखा है कि यहाँ सिर्फ नेता और पत्रकार नहीं हैं, फिल्म वाले भी हैं। तो इस हिस्से में, जिस किले के जिस हिस्से में हम खड़े हैं, यहाँ एक शूटिंग हो रही है और द ललन टॉप के पुराने दोस्त फिल्म डायरेक्टर अश्विनी चौधरी यहीं पर शूटिंग कर रहे हैं। क्या शूटिंग है क्या नहीं है ये सब गोपनीय मामला है, गोपनीय रखने को कहा भी गया है। सरपंच भी यहीं हैं तो आगे माइक उन्हीं को थमा रहा हूं, उनसे बातचीत आपके बारे। हाँ, मैं चश्मा उतार लेता हूँ क्योंकि कई व्यूअर्स कहते हैं आपने चश्मा क्यों ला रखा है। डायरेक्टर साहब लगाए रख सकते हैं, फिल्म वालों का अलग ही फैशन होता है। शॉर्ट्स पहनते हैं, ऊपर कुर्ता पहन लेते हैं। सुबह 3 बजे से शूटिंग कर रहे हैं ना। अच्छा, तो सुबह 3 बजे से। हाँ, वो आंखों से पता लग जाएगा इसलिए चश्मा पहना हुआ। इसलिए चश्मा पहन रखा। कई बार, एक बार हमने देखा था एक फिल्म अवार्ड शो था जो शाम को हो रहा था, आईफा जैसा कुछ था, तो उसमें इरफान स्टेज पे जब अवार्ड लेने गए थे तब भी उन्होंने चश्मा लगा रखा था। हाँ नहीं, वो तो क्या है कि स्टार्स एक्टर्स जो हैं, अगर आप देखेंगे कि जब वो सफ़र करते हैं तो प्लेन में भी चश्मा लगा करके रखते हैं। आप देखेंगे अगर वो 5 स्टार होटल में खाना खाने जाते हैं रात को तो भी क्यों, ऐसा क्यों है? चश्मा लगा। आपने तो बहुत स्टार्स को हैंडल किया है फिल्मों में, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, अब ये तो शायद इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। मतलब ये आंखें मिलाने और आंखें चुराने वाली बात है। मुझे लगता है कि स्टार्स को जो है वो जनता से रूबरू जब मिलते हैं तो उनको आंखें मिला लेनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी स्टार्स जो है आंखें चुराने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अश्विनी चौधरी स्टार्स का जिक्र कर रहे हैं। बनारस में पिछले कई दिनों से बहुत सारे स्टार्स थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बनारस के सांसद भी हैं। आप में से कई लोगों ने हमारे शो के बाद ये शिकायत की कि आप नरेंद्र मोदी के काम का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं। तो एक तो हमारा तर्क ये था कि नरेंद्र मोदी के कामों का जिक्र करने के लिए उनके कार्यकर्ताओं की कैबिनेट की फौज है और इश्तिहार भी खूब हैं, लेकिन फिर भी चूंकि उत्सुकता है तो बता दें, हमने ज़्यादातर बनारस के लोगों से जब बात की तो उन्होंने यही कहा कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद काम तो होने लगा है। रिंग रोड का जिक्र किया, एक डॉक्टर साहब ने बताया कि कई प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा आया है लेकिन राज्य सरकार अड़ंगा डाल रही है। ये वोटर्स का वर्जन है और अभी हमारे पास इतनी सहूलियत नहीं कि हम इतने ही कम समय में इन तथ्यों को क्रॉस चेक कर सकें। लेकिन अब ज़्यादातर पत्रकार लौट चुके हैं दिल्ली।
और जैसा कि कल आज तक के एंकर पूर्ण प्रसून वाजपेयी ने शो भी किया था कि दिल्ली में आपका स्वागत है, वो नेताओं के लिए भी था, कोई कहीं कचौड़ी खा रहा था, कोई कहीं वोटों की जुगाड़ कर रहा था। पुल की कहानी आपको कुलदीप ने सुनाई। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की एक बड़ी अच्छी और सच्ची तस्वीर है। अच्छी कैसे, ये तो अधूरा है। अच्छी इसलिए है क्योंकि जनता को सामने नजर आ रहे हैं बहुत सारे वादे कि मुलायम सिंह यादव ने पुल की शुरुआत की थी, फिर अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन पुल ज्यों का त्यों है। आप यूं समझ लीजिए, इस पुल से और आगे जो शायद आपको दिखे भी नहीं, एक पुल और है राजघाट के आगे। राजघाट से सारे घाट शुरू होते हैं यहाँ संत रविदास घाट तक, और उस पुल से हम आए और फिर पूरा चक्कर लगा के गाड़ी से इधर आना पड़ा। हालांकि आप नाव से आएंगे तो 80 से बैठिए और 8-10 मिनट में आप इस पार लग जाते हैं। नावें यहाँ लगी भी हुई हैं और खूब सारा म्यूजियम में भी लोग खूब आते हैं। रामनगर की लस्सी भी बहुत मशहूर है। यहाँ पे शूटिंग चल रही है, शूटिंग पे बात नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज होता है। अश्विनी जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप हरियाणा से हैं। हरियाणा बड़ा कूल हो गया है आजकल, फिल्मों में, सीरियल्स में, वेब सीरीज में। ये कैसे डिस्कवरी हो रही है, क्या है? हाँ नहीं, उससे पहले जो अभी सौरभ तुम बात कर रहे थे, मैं उस पर एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि चूंकि बड़े बड़े सितारे राजनीति की, जैसा बोला कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ हैं और मैं भी काफ़ी दिनों से बनारस में हूँ, जो एक थोड़ी विचित्र बात मुझे लगी इस सारे जो चुनाव प्रचार इसमें जो चल रहा है कि पिछले लगभग 2.5 साल से एक बहुत बड़ा हिस्सा देश का जो भाजपा का समर्थक है, वो अरविंद केजरीवाल का इस बात पे बहुत मजाक उड़ाता है लगातार कि ये कैसे हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जब लगातार ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री या केंद्रीय सरकार उन्हें काम करने नहीं दे रही है, तो उनका तर्क ये होता है कि अगर मुख्यमंत्री चाहे तो वो काम कर सकता है अपने स्टेट में। लेकिन ये बड़ी अद्भुत बात है कि देश के प्रधानमंत्री जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनारस है, वो बनारस आते हैं और वो ये कहते हैं कि अखिलेश मुझे काम नहीं करने दे रहा है बनारस में। प्रधानमंत्री को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करने से कौन रोक सकता है? मतलब ये थोड़ा, ये बात, ये सुगबुगाहट या इस तरह की चर्चा घाट पे भी लोग करते हैं, आप किश्ती में बैठे तो वहाँ भी लोग करते हैं। तो ये उस बात पे मैं ये टिप्पणी करना चाह रहा था। लेकिन उसमें अश्विनी जी, उनका एक तर्क थोड़ा सा वजनदार लगता है कि ज्यादातर जो नोडल एजेंसीज होती हैं, जैसे मान लीजिए पुल बनना है या सड़क बननी है, तो वो राजकीय निर्माण निगम करता है। तो उनका ये कहना है कि हमने तो फंड भेज दिए, लेकिन फंड का आवंटन ठीक ढंग से नहीं हुआ या प्रोसेस तेज नहीं हुआ। हाँ मतलब नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हाँ वो शायद, लेकिन अगर परसेप्शन की बात है ये कि एक देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहता है कि मेरी बेबसी है, साहब देखिए, है ना, कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी काम नहीं कर सकता हूँ, वो अच्छी बात नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, बम्बई का बताइए। बम्बई में आप लोग हैं, मुंबई, बम्बई कहूंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे, खास तौर पे शिवसेना नाराज हो जाएगी। तो बम्बई में चुनाव नतीजे आए तो अब ऐसा लग रहा है कि बम्बई पूरा राइट विंगर हो गया है, क्योंकि 2 बड़ी पार्टियां, दोनों शिव से, एक एक्सट्रीम राइट है, एक सेंटर राइट है। हाँ मतलब ये जो बीएमसी के जो अभी जो नतीजे आए, मुझे लगता है कि खैर एक तो बहुत लोकलाइज्ड चुनाव होते हैं ये, लेकिन जिस तरह मतलब जो राजनीतिक पंडित हैं, जो लोग जानते हैं, मैं तो उतनी राजनीति नहीं जानता हूँ, लगभग उनका ये मानना था कि शिवसेना, एमएनएस नहीं, शिवसेना जो है चूंकि बीजेपी से अलग हो गई थी और वो कंफर्टेबली मेजॉरिटी में आ जाएगी। शिवसेना का भी जो परसेप्शन रहा है वो गुंडई का ही रहा है हमेशा से, जो सोचने समझने वाले लोग हैं उनमें। लेकिन ये था कि जब से एमएनएस अलग हुआ है तो शिवसेना का थोड़ा सा रूप बदला है, ऐसा थोड़ा सा माइल्ड हुआ है, और जो उग्र जो रूप था वो राज ठाकरे लेकर के चले गए थे। तो ये था कि उस तरह की गुंडई जो है वो नहीं है शिवसेना में आज की तारीख में, पहला। और बीएमसी, जैसा हम लोगों को सबको मालूम है कि देश का सबसे ज्यादा अमीर, कई राज्यों के बजट से ज्यादा बीएमसी का बजट है, तो उस पे कब्जा हमेशा से शिवसेना का ही रहा है, मेयर हमेशा से शिवसेना का रहा है। तो ये लग रहा था कि शिवसेना ही जो है इस बार फिर कंफर्टेबल मेजॉरिटी से आएगी। सरप्राइजिंगली बीजेपी ने अच्छा किया, उसके बारे में क्या कह सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस का, हम लोग बैठ जाते हैं कंफर्टेबली, बार बार बात हो रही है। और देवेंद्र फडणवीस के जैसे हम लोगों को अयोध्या में कुछ लोग मिले थे, रूरल एरियाज के थे, तो वो लोग तो कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस का काम ठीक है। खैर, हम लोग सिनेमा की बात कर रहे थे कि हरियाणा, हाँ नहीं, मैंने पूछ लिया तो मैं बता दूं, चूंकि मैं मुंबई में रहता हूँ और पिछले बहुत सालों से रहता हूँ, वो लगभग होम्योपैथी की दवाई जैसा है
जो लोगों को जिसका ना कोई फायदा होता है ना नुकसान होता है, बहुत बार ऐसा वो लोग मानते हैं जो उस दवाई में विश्वास नहीं करते हैं। बहुत माइल्ड किस्म के आदमी हैं, लेकिन जब से सरकार आई है कुछ ऐसा काम कर दिया हो ऐसा नहीं है। अच्छा, चलिए, ये हरियाणा का सिक्का जम रहा है सिनेमा में, और उसमें तो आपको क्या लगता है ये प्रोसेस कैसे शुरू हो? क्योंकि हमें तो लगता था कि पंजाब बहुत हावी था, एक तो उसका ऐतिहासिक कारण भी था कि लाहौर से इंडस्ट्री शिफ्ट हुई थी, तो ये हरियाणा को कैसे डिस्कवर कर रही है इंडस्ट्री? नहीं, जब से मतलब हिंदी सिनेमा का जो इतिहास है अगर हम देखें, पंजाबी चूंकि प्रीडोमिनेंटली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है उसमें दो तरह के लोग क्रिएटिव, उसमें अगर आप कहें प्रोड्यूसर, उसमें आप कहें उसमें डोमिनेंस पंजाबियों का रहा और मुस्लिम्स का भी रहा। जो वो है जो ये वाली बेल्ट है, इसलिए उसको एक्सप्लोर भी नहीं किया गया था सिनेमा में। आप देखेंगे तो पंजाब जो है वो हमें ये उसका एक कारण ये भी है कि जो पंजाबी भाषा है, जो पंजाबी म्यूजिक है, उसकी रीच इतनी ज़्यादा बड़ी है यहाँ नहीं, सिर्फ विदेशों में भी। सो इसलिए भी पंजाब को तो हमेशा से पंजाब की ज़मीन हिंदी सिनेमा में रही ही है। राजस्थान भी अगर आप देख लें जेपी दत्ता साहब ने, या अगर आप यूपी देख लें, बहुत सालों के बाद जैसे प्रकाश झा अगर आप देखें तो बिहार उन्होंने एक्सप्लोर किया रियल सेंस में, अगर हम कहें जो उन्होंने शुरू किया मृत्युदंड से। हरियाणा एक ऐसा कॉर्नर है जो दिल्ली के पास होते हुए भी बचा हुआ था सिनेमा से, और टीवी से भी। चूंकि हरियाणा में अपने आप में तो उस तरह का कोई कल्चर है नहीं, न सिनेमा का है, न थिएटर का है, ना साहित्य का है, किसी भी तरह का नहीं है। मतलब संस्कृति के नाम पे एकदम बंजर जमीन है हरियाणा। देखिए, आप ये बात कह सकते हैं, आप हरियाणा से हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारे जेएनयू में एक बार झगड़ा हो गया था इस बात पे, क्योंकि स्टेज से पेरियार हॉस्टल की शायद हॉस्टल नाइट थी, किसी ने कह दिया था कि एग्रीकल्चर इज द ओनली कल्चर ऑफ हरियाणा, तो इस पे बहुत बवाल कटा था। हाँ, नहीं, अब तो खैर एग्रीकल्चर भी नहीं है, अब तो वो वाला कल्चर भी नहीं रहा हरियाणा में। लेटली क्या होगा, मुझे लगता है कि ये जो शुरुआत हुई ये टेलीविजन से हुई, क्योंकि जो टेलीविजन की रीच है वो जिस तरह से बढ़ती चली जा रही है। अगर आप टीवी नहीं देखते होंगे, मैं भी उतना नहीं देखता हूँ, लेकिन जो परिवार होते हैं, बड़ी परिवार जो 2-2, 3-3 साल कहानियाँ चलती हैं, वो या तो पंजाब के होते थे, या गुजरात के होते थे, या राजस्थान के होते थे। नॉर्थ ईस्ट कभी काम नहीं करता है कनेक्टिविटी के लेवल पे ऑडियंस के साथ। गोवा की कहानियाँ आप नहीं देखते हैं, साउथ की आप कहानियाँ नहीं देखते हैं। हिंदी बेल्ट की अगर आप बात करें तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और बिहार, यूपी, हरियाणा को टच नहीं किया था। तो वो एक नई ज़मीन थी जो पहले टेलीविज़न ने एक्सप्लोर की। मुझे लगता है कि नाना देश इस लाडो या इस तरह के पूरे सीरियल्स जो बहुत लंबे चले, अगर आप आज की तारीख में देखें तो मुझे लगता है 3 से 4 सीरियल्स या शायद ज़्यादा भी पूरे के पूरे हरियाणा में सेट हैं। सो चूँकि वो एक नई तरह की ज़बान थी, एक नई तरह का नुएंस था, वो ज़मीन, उस तरह के कैरेक्टर्स लोगों ने नहीं देखे थे। हिंदी सिनेमा में कैरिकेचर्स आते थे कि एक ड्राइवर है साहब वो हरियाणवी है, एक पुलिस वाला है वो हरियाणवी है, लेकिन पूरा हरियाणा उस तरह से नहीं देखा गया था। और उसके बाद फिर सिनेमा में मुझे लगता है कि वो शुरुआत हुई, वो कलर लोगों को पसंद आया। कम ही फिल्में बनी है मेरा मानना है अभी तक। अगर आप देखें कि विशाल भाई ने कोशिश की, मटरू की बिजली का मंडोला विच वाज सेट इन हरियाणा। उसके बाद 2 बड़ी फिल्में जिनको आप कहें वो सुल्तान और आमिर की दंगल है। लेकिन जो सबसे खूबसूरत काम हुआ वो आनंद राय का तनु वेड्स मनु है, जो कंगना ने किया, जो सही मायने में हरियाणा के करीब था और जो सही हरियाणा का कलर लेकर के आया, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। सो वो फ्लेवर होता है सिनेमा में भी, टीवी में भी ऐसा ही होता है कि जो एक बार चीज़। और अब आप देखेंगे तो अगर आप बात करें तो हर दूसरा आदमी जो है वो शायद हरियाणा में अपनी फिल्म सेट करने की बात कर रहा है। तो इसकी एक वजह ये भी है क्या कि हरियाणवियों का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा गजब का होता है। हमें लगता है, मतलब वो तो नॉर्मल जवाब दे रहे होते हैं, लेकिन हम लोग जो हरियाणा के नहीं हैं, हम बिल्कुल ठाका छूट जाता है और बहुत ही क्रूर किस्म का सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। हाँ, क्योंकि एक तो जो है वो खड़ी बोली है, और हरियाणा की एक जो बेल्ट है जो हरियाणा जिसको आप जो दिल्ली के 3 तरफ है, रोहतक, सोनीपत, जींद और ये थोड़ा मेवात का जो एरिया है जिसको जाट बेल्ट कहा जाता है, जिस हरियाणा को हरियाणा के बाहर के लोग जानते हैं। बाकी हरियाणा में अलग अलग तरह के हिस्से हैं कि बागड़ अलग है, एक पंजाबी सेक्शन है, मे इलाका अलग है, मतलब कई तरह का हरियाणा है। लेकिन जिस हरियाणा को लोग बाहर जानते हैं, हाँ, वहाँ बहुत सपाट सीधे चेहरे से एक जो पंच मारा जाता है वो बहुत अलग तरह का ह्यूमर है। मसलन नहीं, मसलन कि अगर जैसे मैं अपना ही उदाहरण बताऊं कि अगर मैं एक बार अपनी एक फिल्म लाडो, जो मैंने अपनी पहली फिल्म बनाई थी, मैं उसकी लोकेशन देखने गया। आते वक्त रात हो गई, मैं अपनी गाड़ी लेकर के आ रहा था,
तो ताऊ बोलते हैं हरियाणा में जो बुजुर्ग होते हैं। तो एक ताऊ लूना पे, एक लूना अब कम होती है एक सवारी, एक लूना पे एक ताऊ जा रहे चल थे, मेरी लूना। हाँ, और वो ऐसे बैठे थे, ऐसे लूना पे ऐसे बैठे थे, मुझे अब तक याद है। और पैर मोड़ के लूना चला रहे थे और मैं गाड़ी के बाहर खड़ा था, क्योंकि मैं एक टी पॉइंट पे आ गया था, तो मुझे मालूम नहीं था कि दिल्ली जाने के लिए मुझे इधर जाना है कि इधर जाना है। तो मैंने उनको आवाज दी, है ना, कि ताऊ, तो वो ऐसा बहुत लंबा जाके यू टर्न मार के आए जैसे ट्रक हो, जबकि वो था लूना ही। तो उन्होंने लगभग 5 मिनट लिए वो घूम करके मेरे पास आए, और दूर दूर तक और कोई नहीं था क्योंकि शाम हो चुकी थी। तो मैंने ताऊ से पूछा कि ताऊ, दिल्ली जाना था, तो मैं रास्ता पूछ रहा था। तो उन्होंने लुक दिया मुझे और कहा, चला जा भाई, मेरे परमिशन की क्या जरूरत है, और लूना लेके वापस चले गए। उसने रास्ता नहीं बताया मुझे। तो ये जो है, ये हरियाणवी ही कर सकता है कि अगर आप किसी से बस अड्डे पे माचिस मांग लें, आप सिगरेट पीना चाहते हैं, और आप कहें ताऊ डब्बी है, माचिस को अगर डब्बी हरियाणा में कहते हैं कि डब्बी है, तो वो निकालेगा, दिखाएगा कि हाँ है भाई, देख ले, तेरी को नहीं, जेब में डाल के चला जाएगा, आपको देगा नहीं। तो ये जो है, ये हरियाणवी ही कर सकता है, और ये हरियाणा में है। मैं कह रहा हूँ कि वो वाला हरियाणा नहीं अभी उस तरह से एक्सप्लोर हो पाया सिनेमा में। जो हरियाणवी ह्यूमर है वो नहीं आ पाया है अभी, जो रियल सेंस में हरियाणा है। उसका एक कारण ये भी है कि चूंकि कम जानते हैं लोग हरियाणा को, और दूसरा, हरियाणा से फिल्म मेकर नहीं निकले हैं। अगर बिहार को एक्सप्लोर किया तो प्रकाश झा ने जो रियल बिहार को एक्सप्लोर किया, चूंकि वो जमीन को जानते हैं। विशाल भाई ने अगर ओमकारा में किया तो विशाल भाई ओमकारा वहां सेट की, तो वो यूपी को जानते हैं, वेस्टर्न यूपी को जानते हैं। हरियाणा को जानने वाले लोग कम है फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन अब बनेंगी फिल्में आगे। अच्छा, आप जानने का जिक्र कर रहे हैं, तो ये रामनगर के किले में आप शूट कर रहे हैं, यहाँ के भी, क्योंकि हमें हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग बताते हैं कि साहब अश्विनी भाई किस्सागो बड़े अच्छे हैं, किस्सों की बड़ी पोटली होती है उनके पास। अविनाश दास, जिनकी फिल्म भी आने वाली है, कमाल की फिल्म अनारकली ऑफ आरा, तो वो भी अक्सर ये बताते रहते हैं। अभी कल परसों में उसका म्यूजिक रिलीज भी हुआ है, स्वरा भास्कर फिल्म। तो यहाँ के क्या किस्से पता चले आपको, रामनगर के, राजा साहब के किले के? राजा साहब यहीं रहते हैं। जब मैं ये देखने आया था पिछले महीने जगह शूटिंग के लिए, तब उनसे एक छोटी सी मुलाकात हुई थी। बहुत बड़ा प्रीमाइसिस है, अगर आप देखेंगे तो ये जो किला है, और इस किले का एक बड़ा हिस्सा जो है उसको म्यूजियम बना दिया गया है, और जहाँ वो टिकटेड है, लोग आते हैं देखने, और साउथ से बहुत लोग आते हैं, पता नहीं क्यों। मैं चूंकि लगातार पिछले 10 दिन से, साउथ के लोग एक्चुअली बनारस बहुत आते हैं, वो हाँ, तो शायद यहाँ आ जाते हैं। लस्सी बहुत मशहूर है पहलवान की, तो वो भी पी लेते हैं। आज सुबह शूटिंग के दौरान, मतलब राजा जी जो हैं वो लगभग अंदर ही रहते हैं, उनको राजा जी कहते हैं सब लोग, बाहर नहीं निकलते हैं वो, चेहरा कम ही लोग देखते हैं। एक बड़ा झंडा है, आपने देखा होगा बाहर गेट पे एक बहुत बड़ा झंडा लगा हुआ है। तो राजा किले में है कि नहीं, उसका इससे पता लगता है। जब वो किले से बाहर चले जाते हैं तो वो झंडा उतार दिया जाता है। अच्छा। और जब वो जैसे ही किले में आते हैं तो झंडा लगा दिया जाता है, ताकि दूर दूर तक लोगों को पता लग जाए कि राजा किले में है। तो वो झंडा जो है वो राजा के होने नहीं होने का वो है। तो 2 बहुत साधारण सी कुर्सियां थी। आज सुबह मैंने देखा, हम लोग शूटिंग कर रहे थे, तो हमारे एक कैमरामैन है, वो टहलते हुए आए, एक कुर्सी पड़ी थी, 2 कुर्सियां, वो एक कुर्सी पे बैठ गए, और अंदर अपने कमरे में से राजा जी ने उन्हें देख लिया, और उस बात को लेकर के काफ़ी बवाल हो गया, और वो बहुत नाराज़ हुए, और उनके लोग आए। और जो उनके लोग हैं यहाँ, उस लगभग नहीं, उस सारे पंडित ही हैं। उनका जो स्टाफ है वो पंडित के उसी में रहता है। अच्छा। हाँ, सब पंडित हैं। वो आए और उन्होंने कहा कि राजा जी बहुत नाराज़ हो गए हैं, और ये है, वो कुर्सियाँ उठाई और चले गए। तो मैंने कहा कि इसमें इतना नाराज़ होने की बात तो नहीं है कि 2 कुर्सियाँ बरामदे में पड़ी थी, उस पर एक आदमी टहलता हुआ बैठ गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो जो 2 कुर्सियाँ हैं वो पुश्तैनी कुर्सियाँ हैं उनकी, और यहाँ 1 से ज़्यादा राष्ट्रपति आए हैं अपनी पत्नियों के साथ राजा जी से मिलने, इंदिरा जी भी आई हैं। तो वो जो कुर्सियाँ हैं वो सिर्फ उन्हीं के लिए इस्तेमाल की जाती हैं कि जब राष्ट्रपति आते हैं तो इस कुर्सी पर राष्ट्रपति बैठते हैं और उनकी पत्नी बैठती हैं, या इस कुर्सी पर इंदिरा जी बैठी थी और इस कुर्सी पर ये बैठे थे, तो उस पर कोई और कैसे बैठ सकता है। तो वो जो थोड़ा आप कहते हैं कि थोड़े अतरंगी है ना, क्योंकि एक समय में तो राजा ही थे, अब राजा तो नहीं है। जो लस्सी हम लोग पीते हैं वही लस्सी वो पीते होंगे, लेकिन वही थोड़े अतरंगी जरूर हैं। ये हरियाणवी ह्यूमर है। मतलब थोड़ी मुलाकात कम हो पाई है उनसे अभी, लेकिन मैं हूँ महीना भर यहाँ, तो शायद। ये मैं यहाँ 3 बरस पहले आया था, तब भी यहाँ पे कुछ शूट हो रहा था, अभी आप शूट कर रहे हैं, तो ये इतना पॉपुलर क्यों है, ये इतनी अच्छी चॉइस क्यों है, इतनी लोग यहाँ पे इतना क्यों शूट करते हैं? एक तो नदी की लोकेशन है, तो ये है कि जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और चूंकि पुराना है, तो अगर आप जिस तरह का सब्जेक्ट शूट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें कम बची हुई हैं।
गंगा के किनारे है, और दूसरा ये है कि सुविधा जो है शूटिंग में, आप इसको स्टूडियो की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ बाहर का आदमी अंदर नहीं आ सकता है। तो आप समझिए कि जैसे आप सेट लगा करके शूट कर रहे हो, लगभग उस तरह की सुविधा है शूट करने में। तो इसलिए भी मुझे लगता है शायद शूटिंग ज़्यादा होती होंगी यहाँ। आप अभी मैं अनुराग कश्यप से बात कर रहा था, बरेली में हम लोगों की मुलाकात हुई, मुक्काबाज शूट कर रहे हैं वो वहाँ पे। तो अनुराग ने भी ये कहा कि लेटली यूपी में फिल्म शूट करना इजी हो गया है, कुछ ऐसी फिल्म बंधु वाली नीति बनी, शायद सिंगल विंडो क्लियरेंस भी हो गया है, कुछ टैक्स रिबेट भी मिलता है। क्या ये भी एक वजह है कि यहाँ पे फिल्म मेकर्स बहुत आ रहे हैं? हाँ, नहीं मतलब मुझे लगता है वो बहुत बड़ा कारण है। जब से ये पॉलिसी अखिलेश ने शुरू की है, जो सीएम है यूपी के, मतलब ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, मैं ये थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट बता रहा हूँ कि जब राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं तो उसमें एक नया पुरस्कार शुरू किया गया है कि देश का सबसे ज़्यादा शूटिंग फ्रेंडली राज्य कौन सा है। पिछले साल नेशनल अवार्ड की जूरी में मैं भी था। वो अवार्ड गुजरात को दिया गया था। क्यों दिया गया था, मतलब उसका तो कोई मतलब बताने की जरूरत आप नहीं। बताइए, आप जूरी में थे। नहीं, अब प्रधानमंत्री हैं गुजरात के, तो उसी प्रदेश को दिया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के कहीं आसपास भी नहीं आता है गुजरात, अगर आप देखें। आपने शूट किया है गुजरात में? मैंने शूट नहीं किया, लेकिन बहुत लोग शूट करते हैं, मैं जानता हूँ। जिस तरह की सुविधाएं यूपी में है शूटिंग की, सब्सिडी तो एक छोटा इंसेंटिव है, मेरा मानना है कि अगर आप 30 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं, उसमें 2 करोड़ रुपया बहुत मायने नहीं रखता है, उसके लिए आप यूपी नहीं आ जाते हैं। जिस तरह की सुविधाएं सरकार ने दी है, सिंगल विंडो परमिशंस भी हैं, जिस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, और लोग जो हैं यूपी के वो बहुत शूटिंग फ्रेंडली हैं, किसी तरह की बाधा नहीं डालते हैं शूटिंग में, जितना मेरा अनुभव है। हाँ, मैं भी देख रहा था, आप जैसे वहाँ एक्शन बोल रहे थे, नीचे यहाँ लोग मंदिर के दर्शन वगैरह के लिए आए हुए थे तो वो चुप हो जाते थे। हाँ, वो चुप हो जाते हैं, और बड़े बड़े एक्टर्स आकर के, स्टार्स आकर के यूपी, अब किसी भी समय आप देखें तो यूपी में 3 से 4 हिंदी फिल्में शूट हो रही होती हैं। अब तक इतने सालों में मैंने नहीं सुना कि यूपी में लोगों की वजह से कहीं शूटिंग बंद हो गई हो। मैं अभी पिछले 2 महीने पहले सनी देओल यहाँ शूट कर रहे थे, मैं सनी से मिलने आया था, हफ्ता भर मैं सनी के साथ यहाँ था। तो सनी देओल ने बनारस में बहुत शूट किया है, पुरानी फिल्में अगर आप सनी की देखें, चाहे वो घातक है, अर्जुन पंडित है, तो उनका प्रेम भी है थोड़ा बनारस से, क्योंकि सनी थोड़े खाने पीने के शौकीन है। तो सनी देओल शूट कर रहे थे। हाँ, लोग थे, ऐसा नहीं कि लोग नहीं थे, भीड़ थी, लेकिन जब आप उन्हें कह दें कि आप चुप हो जाए तो वो चुप हो जाते हैं। जैसे दीवार पे लिखा होता है, जैसे हमारे हरियाणा में, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, कि अगर लिखा हो कि साहब यहाँ मूतना मना है, तो वो दीवार सबसे ज़्यादा गीली होती है कि यही जगह है जहाँ मूतें। तो अगर आप वहाँ कहीं चुप हो जाइए तो इसका मतलब ये कि अब आप शोर मचाएंगे। तो यूपी में थोड़ा उल्टा है, यूपी में लोग मान लेते हैं आपकी बात। तो मुझे लगता है वो भी एक बहुत बड़ी सुविधा है जब आप यहाँ शूट करने आते हैं। अश्विनी चौधरी सनी देओल का जिक्र कर रहे हैं। कल शाम को हम लोग काशी में काशी से मिले, और काशी में काशी हैं काशीनाथ सिंह। उनकी वैसे तो बहुत सारे उपन्यास चर्चित हैं हिंदी साहित्य में, जिन लोगों की दिलचस्पी है उनके बीच, चाहे वो अपना मोर्चा हो, रेहन पे रघु, कृष्ण के अंतिम दिनों पर एक कमाल का उपन्यास उन्होंने लिखा उपसंहार के नाम से। पर सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है कल्ट सी हैसियत में, वो है काशी का 80। और उसके एक चैप्टर पे डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने, जिन्होंने चाणक्य सीरियल बनाया, पिंजर बनाई, पिंजर में तो नुक्ता नहीं होता है ना, नहीं होता है, Z+ भी बनाई, और मोहल्ला 80 के नाम से वो फिल्म लीक भी हो गई, इंटरनेट पे रिलीज नहीं हुई। काशीनाथ जी बता रहे थे कि वो सेंसर बोर्ड ने कट लगवाने को कहा, क्योंकि उसमें बनारस के कल्चर के हिसाब से गालियां बहुत हैं, किताब में भी हैं। वो कट लगाने को नहीं कहा, मतलब क्योंकि मैं नहीं, सेंसर के बाद फिर ट्रिब्यूनल पे आई, ट्रिब्यूनल ने भी कुछ कट बोले हैं। नहीं, पहले मतलब जो मेरी जो जानकारी है वो ये है कि रिवाइजिंग, पहले जो एक सीधी कमेटी होती है जहां आप जाते हैं सेंसर बोर्ड में, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था सर्टिफिकेशन, रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो तो मेरे पास लेटर है। उन्होंने कहा था कि इस फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता है। ए भी नहीं, उन्होंने कट भी नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे अब अनुराग ने गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाई या दूसरे लोगों ने बनाई, तो ए मिल जाता है ना गालियों के साथ। नहीं, गालियों के साथ ए मिल जाता है, लेकिन कई, जैसे अभी जो रिसेंट एग्जांपल है कि लिपस्टिक अंडर अ बुर्का, उसमें कट नहीं मांगे गए हैं। उसमें जो कमेटी है उन्होंने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया है, जैसा इससे पहले हरामखोर को मना कर दिया गया था। क्योंकि प्रहलाद जी का या सेंसर बोर्ड का ये मानना था कि जैसे हरामखोर है, तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे देश की संस्कृति के खिलाफ है अगर आप एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशन दिखाते हैं, तो उस वजह से मना कर दिया गया। लिपस्टिक अंडर अ बुर्का को उन्होंने कहा कि एक खास तरह की लेडीज ओरिएंटेड फिल्म है जहाँ औरत
औरतें जो अपनी फैंटेसीज एक्सप्रेस करना चाहती हैं और ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है, तो इस फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। मोहल्ला अस्सी को सर्टिफिकेट रिफ्यूज किया गया था। उसके बाद वो रिवाइजिंग में गए, रिवाइजिंग ने भी कट नहीं मांगे थे, उन्होंने भी सर्टिफिकेट रिफ्यूज किया था। उसके बाद वो ट्रिब्यूनल में गए, ट्रिब्यूनल ने शायद एक बार कट्स के साथ, डॉक्टर साहब शायद सही बता पाएंगे, लेकिन मेरी सूचना उन्होंने कुछ कट सजेस्ट किए थे, पहले कट सजेस्ट किए थे, लेकिन एक दिन बाद उन्होंने वो सर्टिफिकेट विड्रॉ कर लिया, जिसके बाद अब वो कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, तो अभी केस सुप्रीम कोर्ट में है। ये बताइए, आप लोग तो बंबई में हैं, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी तो मोदी सरकार की बनाई हुई कई कमेटीज में भी हैं और लंबे समय से संघ से और इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, चाणक्य से उनकी पहचान है, फिर भी उनको इतनी दिक्कत आ रही है। हमें ये लगता है कि जो लोग जैसे अनुपम खेर को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मोदी के मुखर समर्थक हैं या उन लोगों को, फिर उनको क्यों इतनी दिक्कत आ रही है? दिक्कत फिल्म की वजह से है। अच्छा, कंटेंट की वजह से। हाँ, चूंकि वो फिल्म मैंने देखी है। डॉक्टर साहब ने वो फिल्म बनाई थी जब भाजपा की सरकार नहीं थी, और शायद देश में किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि भाजपा की सरकार आ जाएगी। अनफॉर्चुनेटली फॉर द फिल्म, नॉट फॉर डॉक्टर साहब, वो फिल्म तब आई जब केंद्र में भाजपा की सरकार है। और संघ जो है, मेरा ऐसा मानना है, उनका जो फोकस है, अगर देश के अगर बम्बई में आप एक छोटा सा फिल्म फेस्टिवल कर रहा हो ना, कोई एक छोटा सा ग्रुप, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, उसमें भी ये दो लोग बैठे होते हैं जो आपको पता लगता है कि उनकी ड्यूटी लगी है और ये संघ की तरफ से है कि किस तरह की फिल्में दिखाई जा रही हैं। अगर कोई राज्य सरकार जो कि भाजपा की सरकार नहीं है, वो आकर के और एक कल्चर को लेकर के एक गोष्ठी करती है बम्बई में, तो उसमें भी संघ की तरफ से लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है कि यहाँ क्या चर्चा हो रही है, उसकी रिपोर्ट दी जाती है। सो ये जो फिल्म है, चूंकि मैंने फिल्म देखी है और मुझे लगता है कि वो डॉक्टर साहब का अब तक का सबसे खूबसूरत काम है। अच्छा। वो पिंजर से, वो Z+ से कहीं ज़्यादा अच्छी फिल्म है और बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म भी है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन ऐसा शायद एक सेक्शन को नहीं लग रहा होगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि सेंसर बोर्ड जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करता है या ट्रिब्यूनल जो इंडिपेंडेंटली काम करती है। राजनीतिक दबाव रहते हैं, वो पहले भी रहते थे और वो अभी भी रहते हैं। कांग्रेस के टाइम पे भी हमने सुना ही है, वो किस्सा कुर्सी का बड़ा मशहूर प्रसंग है, कोमल नहाटा की फिल्म थी और पूरी की पूरी उसकी शोरील जला दी गई थी। संजय गांधी को उस चक्कर में अदालत में तलब भी किया गया था, शायद एक दिन जेल भी रहे थे। विद्याचरण शुक्ल उस टाइम IB मिनिस्टर हुआ करते थे। तो ये है मामला। ये बताइए कि आप हम लोगों को जब कैमरा बंद होता है या वैसे बताते हैं तो पुराने डायरेक्टर्स के और हीरो के किस्से बहुत सुनाते हैं, धर्म जी का, कमाल अमरोही साहब का, वो एक किस्सा सुना दीजिए फिर खत्म करते हैं। नहीं, वो क्या है कि मैं जब मुंबई गया तो मुंबई में एक तो क्या है कि आप जब जाते हैं और आपका संघर्ष का दौर होता है, तो जो उस वक्त चाहे वो डायरेक्टर्स हों, चाहे प्रोड्यूसर्स हों, चाहे वो एक्टर्स हों, जिनके सितारे बुलंद हैं, उनके पास तो आपके लिए समय होता नहीं है, वो तो आपसे बात नहीं करते हैं। लेकिन जिनका दौर गुजर चुका है, उनके पास खूब वक्त होता है। ये राजनीति जैसा ही है सिनेमा, कि अगर आप पावर में हैं तो आपको भीड़ घेरे रखती है, और अगर आप पावर से बाहर हैं तो आप गेट की तरफ देखते हैं कि कोई आए मिलने, मेरा फ़ोन बजे। स्टार्स के साथ भी ऐसा ही है, बड़े डायरेक्टर्स के साथ ऐसा है, तो उनके पास बहुत समय होता है। और जब वो जवान होते हैं तब वो किसी के साथ अपने सीक्रेट शेयर नहीं करते हैं। जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, उनका मन होता है कि हमने जवानी में क्या क्या किया, या अपना काम, बॉडी वर्क को लेकर के भी वो सब किससे सुनाना चाहते हैं। उस वक्त मेरे पास भी बहुत समय होता था, तो मैंने बुजुर्गों के साथ काफ़ी समय बिताया है, और उसमें कुछ चीज़ें निकल आती हैं जो कैमरा बंद होने के बाद मैं बता भी देता हूँ लोगों को। चलिए, दूसरी टीम तैयार है लाइव के लिए, टीम हीरा। मैं टीम मोती के साथ आ गया हूँ, टीम हीरा छोड़ के। और कैमरा बंद होने के बाद बहुत सारी बातें हमें वोटर्स ने भी बताई, और पिछले 2-3 दिनों से हमारे पास दिन में 10-15 फोन फेसबुक पे इस तरीके के रिक्वेस्ट और ट्विटर पे आते हैं कि चूंकि लल्लन टॉप की टीम उत्तर प्रदेश के चुनाव के सिलसिले में लगभग 11,000 एग्जैक्टली 10,600 किलोमीटर घूमी है, 2 टीमें, 70 से ज़्यादा ज़िले, तो आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश कौन जीत रहा है? तो कई पत्रकारों ने ट्विटर पे लिखा भी कि साहब हम कोई नजूमी तो नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। फेसबुक पे बहुत सारे साथी लिख रहे हैं, कोई सपा कांग्रेस गठबंधन को आगे बता रहा है, कोई भाजपा को, कोई बसपा को। खासतौर पे मैंने ये देखा है कि जो मेरे वामपंथी रुझान वाले दोस्त हैं वो बसपा के लिए काफ़ी जोर लगा रहे हैं।
खतरे से खाली नहीं, फिर भी हम अपना आकलन बता दें मोटा माटी कि सर्वे में जो आपको नतीजे बताए जा रहे हैं, न्यूज़ चैनलों के जो चुनाव के पहले सर्वे आए वो उलट पुलट होने वाले हैं। वैसा नतीजा उत्तर प्रदेश में नहीं आएगा। ज़्यादातर पत्रकार साथियों ने, जैसे हमारे साथ के राजन पांडे, उन्होंने मोटरसाइकिल से बहुत घूमा और हम लोग घूमे, हम लोगों को लग रहा है कि ज़्यादा संभावना हंग असेंबली की है। कोई एक पार्टी बहुत स्पष्ट बहुमत पाती नहीं लग रही है। एक सवाल और पूछा जाता है कि सपा आगे रहेगी या बसपा, दोनों के बीच तगड़ी लड़ाई है दूसरे नंबर के लिए। इतने संकेत काफ़ी हैं आपके लिए। बाकी मतदाता हैं और वेव भी है किसी किसी के पक्ष में, किन्हीं किन्हीं पॉकेट्स में, तो आप बहुत स्पष्ट नहीं बता सकते। लेकिन कुछ चीज़ें गेम चेंजर रही हैं, जैसे सिलेंडर स्कीम, उज्ज्वला योजना, या कुछ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि यूरिया बांटने के दौरान लाठी चार्ज नहीं करना पड़ा, वो नहीं हुआ। अखिलेश यादव को लेकर भी बहुत स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। सपा को लेकर तो लोगों में नाराजगी है जिले के स्तर पर अखिलेश को लेकर पॉजिटिव है कि हाँ साहब काम किया है, नहीं किया है। मायावती को लोग लॉ एंड ऑर्डर के लिए खूब याद करते हैं, लेकिन जैसा अभी मैं कुलदीप थोड़ी देर पहले बता रहे थे, लेकिन बहन जी के टाइम पे भी बोले कि बिजली 8 घंटे ही आती है। तो सबके प्लस माइनस हैं, जनता तय कर रही है। लेकिन 2014 की जो मोदी लहर थी वो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है उत्तर प्रदेश से। वो आपको लोग मिल जाते हैं, और चूंकि 10-15 साल से भाजपा सत्ता से बाहर है तो वो भी है। लेकिन बीजेपी के खिलाफ जो एक बात जाती है वो ये है कि लगभग हर जिले में हमें कार्यकर्ताओं ने बताया कि टिकट वितरण बहुत अच्छे से नहीं हुआ है। भाजपा के लोग अपनी एक सोशल इंजीनियरिंग बताते हैं, लेकिन कैमरा बंद होने पे, जैसे अश्विनी जिक्र कर रहे थे, कई चीज़ें कैमरा बंद होने के बाद कही जाती, वो भी कहते हैं कि हाँ इस तरह की दिक्कतें आई हैं। 11 मार्च का हम लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार है, आपको भी है। 11 मार्च को मिलेंगे। कल हमारी टीम है यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगी और कोशिश करेंगे एक बार पूरी टीम के साथ बैठ के अलग अलग मुद्दों पर उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें। और 11 को तो हम न्यूज़ रूम से लगातार लाइव रहेंगे। हमारा लाइव कैसे अलग होगा? बाकी आप लोग तो ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए या ट्रेंड्स के लिए टीवी देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स या वेबसाइट्स देखते हैं कि किसकी टैली कहाँ जा रही है। लल्लन टॉप का लाइव कैसे अलग होगा इन सबसे? वो मैं ऐसे अलग होगा कि चूंकि हम लोग हर जिले में गए और प्रत्याशियों की और पार्टियों की बहुत कहानियां हमें सुनाई गई, तो हम आपको सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि फलानी सीट से ये आगे चल रहे हैं या ये पीछे। हम ये भी बताएंगे कि जो फलाने साहब आगे चल रहे हैं उनकी सियासत कैसे शुरू हुई और वहां पे हमें क्या नारे या क्या फैक्टर्स सुनाई दिए, जिनका हम लोग जब तक अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में जिक्र भी करते हैं। तो 11 तारीख को हमारा वो वादा सबसे ज्यादा पूरा होगा कि चौचक और चौकस कवरेज रहे उत्तर प्रदेश चुनाव की। बहुत मजा आया हम लोग के लिए, पत्रकार के तौर पे सीखने को बहुत कुछ था, बिल्कुल नया अनुभव। और बहुत सारे व्यूअर्स ने ये चीज कही भी कि अब यूपी चुनाव के बाद वापस डेस्क पे जाके मत बैठ जाइएगा, आप लोग ऐसे ही लगातार फील्ड में आते रहिएगा। और हम आपको वादा देते हैं, हालांकि वादे देना बड़ा खतरे का काम है चुनावी मौसम में, कि ऐसा ही होगा। और एक आखिरी में बात, दो दिन पहले हम लोगों ने BHU में महिला महाविद्यालय की लड़कियों के साथ लाइव किया, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने उल्टा सीधा लिखा। हमारी मंशा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की नहीं, और वो यूनिवर्सिटी इतना बड़ा संस्थान है कि हमारे जैसे मामूली पत्रकारों से वो बदनाम होगा भी नहीं। लेकिन आप हमें गाली देंगे तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, BHU की प्रतिष्ठा को फर्क पड़ेगा। इस देश में कई अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, JNU है, DU है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, BHU है। सबको एक दूसरे से बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। जैसे लोग अक्सर कहते हैं कि साहब JNU को गाली की तरह बना दिया गया है कि वो देशद्रोहियों का अड्डा, ऐसा नहीं है। जो राइट विंगर्स हैं वो गौर से सुने, JNU में ABVP भी बहुत सक्रिय है और 4000-5000 की पोलिंग में 1000 से ऊपर वोट लेके आती थी। तो जब आप ऐसा बोलते हैं तो दक्षिणपंथियों को भी बुरा लगता है। JNU से कई चीजें सीखने की, कई चीजें वहां पे निरी मूर्खता भरी होती हैं। जैसे अभी मैं 2-3 दिन पहले देख रहा था, DSU ने वहां पे एक पोस्टर लगाया जिसमें कश्मीर की आजादी का जिक्र हुआ। आपको आजादी है अभिव्यक्ति की, लेकिन इस देश के संविधान के दायरे में सोवरेनिटी, संप्रभुता को आप चुनौती देके अगर आजादी मांगेंगे तो ये बेवकूफी है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और जो एजेंसीज हैं वो अपना काम कर ही रही हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक मामूली से विरोध को बहुत तूल देके उनको हीरो बना दिया जाता है, ये एक दिक्कत है। और BHU में कल हम एक प्रोफेसर साहब से मिले उनके घर पे, तो उन्होंने कई चीजें, जो लड़कियों ने कई मुद्दे उठाए, कई पे सहमति जताई, कई पे स्ट्रक्चरल चीजें बताई कि साहब, जैसे लड़कियों ने कहा कि हमें फॉरेन लैंग्वेजेस के तौर पे सिर्फ इंग्लिश पढ़नी पड़ती है, तो उन्होंने बताया कि देखिए एक फैकल्टी है और UG कोर्सेज में लड़के और लड़कियों की अलग अलग क्लासेस लगती हैं, तो ये मुमकिन है, लेकिन उसके लिए UG कोर्सेज में लड़के लड़कियों को साथ पढ़ाया जाना पड़ेगा। वैसी टाइमिंग और भी इशू है, पर हमें अभी भी लगता है कि
जेन्युइन है काफ़ी इश्यूज लड़कियों के, और उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बाकी ऐसा मत सोचिए कि हम बीएचयू को बदनाम करने आए, इतना महान संस्थान है और इतने सारे काबिल लोग यहाँ से पढ़ के निकलते हैं। खुद हमारे कई प्रिय साहित्यकार, चाहे वो काशीनाथ सिंह हो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, सब यहाँ से पढ़ के निकले हैं। और इसीलिए आखिरी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो महान उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, उसका एक वाक्य जो हम पत्रकारों के लिए भी आदर्श है, किसी से मत डरो, न गुरु से, न शास्त्र से, न ब्रह्म से, क्योंकि डरा हुआ पत्रकार समाज के लिए अच्छा नहीं होता है। समाज के लिए अच्छा ये है कि हम लोग लगातार जहाँ पर जो भी सत्ता में है, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, उन पर सवाल उठाते रहें, क्योंकि लोकतंत्र में प्रहरी की एक जिम्मेदारी प्रेस को भी तो मिली है ना। अपनी जिम्मेदारियों को हम कितना पूरा कर पाए, कमेंट बॉक्स में बताइए। कल बात करने की कोशिश करेंगे और 11 मार्च को उत्तर प्रदेश के, पंजाब के, गोवा के और मणिपुर के चुनाव नतीजों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, ये है कुलदीप सरदार, और कैमरे के पीछे अमितेश कुमार। खूब ख्याल रखिए अपना। बनारस से फिलहाल बाय बाय। थैंक यू।